अभी अपन लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर दी थी। स्टैटिस्टिक्स में जो मेन पोर्शन था उसके बारे में बात करने जा रहे थे कि स्टैटिस्टिक्स अपन ने कलेक्ट की। फर्स्ट पेज अपन ने डिस्कस कर लिया, कलेक्शन ऑफ डेटा, आंकड़ों का संकलन। फिर अपन सेकंड फेज पे, कौन से फेज था, क्लासिफिकेशन। जो आंकड़े हमें मिले उनका हमने वर्गीकरण कर लिया। जब हम वर्गीकरण कंप्लीट कर लिया तो थर्ड फेज पे हम पहुंचे, क्या किया, आंकड़ों का टेबुलेशन कर लिया। अभी भी अपन जो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट है, हमारा ऑब्जेक्ट है, वो अभी भी पूरा नहीं हुआ। उसके बाद हम फोर्थ पेज पे गए। फोर्थ पेज है आपका एनालिसिस, विश्लेषण। ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, कल अपना डिस्कस हुआ था एनालिसिस। एनालिसिस के लिए हमने 4 पॉइंट आपसे बात की कि यदि मेरे पास एनालिसिस के 4 पॉइंट हो, कौन कौन से 4 पॉइंट? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, या माद, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। दूसरा, अपकरण की माप, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, विषमता, स्क्यूनेस। एंड फोर्थ, कर्टोसिस, पृथु शीर्षक। इन 4 पॉइंट हमें एनालिसिस के अवेलेबल हो, तो चाहे आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं हो, पर आप बहुत कुछ उस डेटा के बारे में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये वाली बात हुई थी। आज अपन स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। फर्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और इसी को अपन एवरेज भी कहते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेज। पहला क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेज? क्या है ये? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या माध्य होता क्या है? तो जैसा कि अभी, जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल दूं, अपनी क्लास में 40 स्टूडेंट या 50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। मैं आपसे कहता हूं इस क्लास की एवरेज हाइट 5.3 इंच है। इस क्लास की एवरेज हाइट 5.3 इंच है। क्या हर स्टूडेंट की हाइट 5.3 है? किसकी है? एवरेज। एवरेज का मतलब पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। पूरी क्लास को जब एक वैल्यू से बताया जाए, पूरे ग्रुप को किससे बताया जाए? एक वैल्यू से, तो वो जो एक वैल्यू है वो क्या कहलाती है? एवरेज या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। या सिंपल वे में बात करूं, और एक वैल्यू, ये आपकी 5.3 है। ये 5.3 से कुछ वैल्यू बड़ी होंगी और कुछ वैल्यू छोटी होंगी, और कुछ वैल्यू 5.3 ही होंगी। कुछ स्टूडेंटों की हाइट तो 5.3 होगी, कुछ स्टूडेंटों की हाइट 5.3 से ज्यादा होगी और कुछ की कम होगी। तो जब किसी ग्रुप को एक मान से प्रदर्शित किया जाए, एक सिंगल मान से प्रदर्शित किया जाए, तो वो जो सिंगल वैल्यू है वो क्या कहलाती है? आपकी एवरेज और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सबके क्लियर है? जैसे आपके क्लास का मॉनिटर जब कोई भी आपकी समस्याओं को लेके प्रिंसिपल से मिल रहा है, तो जब मिल तो वो अकेला रहा है, पर वो किसको प्रेजेंट कर रहा है? पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा? तो इसका मतलब वो आपके क्लास की मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। बात क्लियर है? हमारे क्षेत्र का एमएलए, जब हमारे क्षेत्र का एमएलए विधानसभा में हमारे क्षेत्र से को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मीनिंग है वो अकेला एज ए पर्सन वो कुछ भी हो सकता है। जब एज ए एमएलए बात कर रहा है तो इट मींस पूरे क्षेत्र के लोगों को प्रेजेंट कर रहा है वो। तो हमारे क्षेत्र की मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। बात क्लियर है? हमारे क्षेत्र का एमपी, सांसद, जब लोकसभा में बोल रहा है तो इट मींस पूरे क्षेत्र में, मान लीजिए
5 लाख लोगों द्वारा चुना गया है, 10 लाख लोगों, 8 लाख लोगों, जितने लोगों उस क्षेत्र में रहते हैं उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं? है तो वो सिंगल। पर हमारे देश की क्रिकेट टीम कितने लोग, कितनी होती है? 11। वो किसको प्रतिनिधित्व करते हैं? पूरे इंडिया को। कभी वो इंडिविजुअली प्रेजेंट है क्या? क्या कहते हैं? पूरे भारत को प्रदर्शित। यदि वो अच्छा खेले तो भारत ने अच्छा खेला, और यदि खराब खेले तो एक वैल्यू है, तो वो एक वैल्यू पर पूरे देश को प्रेजेंट करे, तो वही चीज हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज में कहते हैं। मैं समझता हूं ये बात सबके क्लियर हो गई होगी। है तो सिंगल वैल्यू, पर सिंगल वैल्यू पूरे ग्रुप को प्रदर्शित कर रही है, पूरे ग्रुप को। लिखें, एक मान या एक बिंदु जो पूरे समूह को प्रदर्शित करे, पूरे समूह को प्रदर्शित करे, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या माध्य कहलाता है। ए सिंगल वैल्यू which represent the whole group, a single value which represent the whole group is called measure of central tendency or average. A single value which represent the whole group, it is called measure of central tendency or average. बात सबके क्लियर या किसी को कोई कंफ्यूजन? क्लियर सबके? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी माध्य क्या है? यदि हम इसको दूसरे वे में और बोलें, एक तो ये बताया एक सिंगल मान जो पूरे ग्रुप को प्रदर्शित करे, या दूसरे वे में क्या कहें? एक मान या एक बिंदु, एक वैल्यू जिसके चारों ओर अन्य वैल्यू एकत्रित हो। एक वैल्यू जिसके चारों ओर अन्य वैल्यू एकत्रित हो, वो जो एक सिंगल वैल्यू वो क्या कहलाएगी? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या माध्य। ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, दूसरे वे में लिख लीजिए, एक मान जिसके चारों ओर अन्य मान एकत्रित रहते हैं, अन्य मान एकत्रित रहते हैं, वह एक मान केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या माध्य कहलाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या माध्य कहलाता है। ए सिंगल वैल्यू अदर वैल्यू, ए सिंगल वैल्यू other value concentrate around it, it is called measure of central tendency or average. It is called measure of central tendency or average. एवरेज हाइट ऑफ क्लास इज 5.3 इंच। एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 5.3 इंच। किसी कक्षा के विद्यार्थियों की माध्य ऊंचाई 5.3 इंच है। देखो अब इसमें मैं एक जगह यहां क्लियर कर देता हूं, आपको ये वाली चीज आपको बहुत कंफ्यूज करेगी, आगे भी बता देता हूं। मैंने ये कहा कि क्लास के कक्षा की ऊंचाई 5.3 है,
और मैंने कहा भारतीयों की ऊंचाई, सामान्यतः भारतीयों की ऊंचाई, भारतीयों की माध्य ऊंचाई 5.3 इंच है। सामान्यतः भारतीयों की माध्य ऊंचाई 5.3 इंच है। और मैंने माध्य ऊंचाई ये वाली बात की। यहां जो मैं बात कर रहा हूं ये दोनों ही माध्य हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। ये भी माध्य है और ये भी माध्य है। ये जो माध्य बता रहा है ये समांतर माध्य बता रहा है बेसिकली, ठीक है। ये जो बात बता रहा है ये मोड बता रहा है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, इसमें कंफ्यूज होते हैं। जब कभी हम जनरल बात करें कि भारतीयों की ऊंचाई, मतलब ज्यादातर भारतीयों की ऊंचाई है वो कितनी है, 5.3, ना कि हम एवरेज माप के निकाल रहे हैं। इसको कैसे निकाल रहे हैं, हम मेजर करके निकाल रहे हैं इसको, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे। ये वाली बात क्लियर। हमने पूरी क्लास की हाइट को एक वैल्यू से बता दिया तो वो क्या कहलाएगी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। राजस्थान राज्य के लोगों की माध्य आय 4,000 रुपये है, 4,000 रुपये प्रति माह है। एवरेज इनकम ऑफ राजस्थान स्टेट पर्सन्स इज 4,000 पर मंथ। तो एक व्यक्ति की आय नहीं बता रहे हम, पूरे राजस्थान के लोगों की आय बता दी एक वैल्यू से अपन ने। किसी की भी ज्यादा भी है और किसी की भी कम भी है। हो सकता है पर महीने कुछ मिल ही नहीं रहा, एनएफएसएस तो राशन ले रहा है और हम कह रहे हैं 4,000 महीने की इनकम है, वो भी इसमें इंक्लूड है। और जिसकी इनकम लाखों है वो भी इसमें इंक्लूड है। हम सबकी बात कर रहे हैं, ओके, कौन इन एवरेज बात कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूं ये बात तो सबके क्लियर हो गई होगी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज क्या है। हम एक वैल्यू से पूरे ग्रुप को बताएं। अब इसको हम मापे कैसे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को। अगला क्वेश्चन, मेजर कैसे करें। तो इसको मेजर करने के मेरे पास 5 मेथड हैं। लिखें मेथड्स लिखें, विधियां, केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने की विधियां। पहले लिखें समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन, हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन, माध्य का मीडियन, बहुलक, मोड। इन जनरल और भी एक दो मेथड दे रखे, पर इन जनरल इन पे बात करता है और इन्हीं से क्वेश्चन पुट करता है। और कई सारे होते हैं, व्यापारिक माध्य और कई सारे होते हैं, पर हम जनरल किन की बात करें, जो हमसे पूछे जाते हैं और जो हमारे यूज होते हैं। तो हमारे पास ये 5 मेथड हैं। क्या निकालने के ये 5 मेथड, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या माध्य निकालने के मेथड हैं। अभी तक आप जब कभी भी माध्य की बात करता था तो आप कौन सा माध्य कैलकुलेट करते थे, समांतर माध्य। नाम आते ही माध्य, मीन बोलिए, मीन निकालिए, तो अपन जनरल वे में मीन का मतलब अर्थमेटिक मीन निकाल लेते हैं। पर ये सारे ही मीन है, सभी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मीन कैलकुलेट किया जाएगा। अब वो सिचुएशन आपको देखनी है कि किस सिचुएशन में कौन सा मीन आपको लगाना है। यदि आप कोई सी भी सिचुएशन है और आपने समांतर माध्य लगा दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यदि आपसे कहा जाए कि एवरेज स्पीड निकालनी है, एक व्यक्ति ए से बी तक 20 किलोमीटर की स्पीड से जाता है और बी से सी तक 30 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, और आपसे कहा इसकी एवरेज स्पीड बताइए। अब हमने तो पढ़ा कि ए से बी तक
20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, और बी से और सी तक 30 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, तो व्यक्ति की ए से सी के मध्य एवरेज स्पीड क्या होगी? 25। सही है गलत? भाई अपन ने माध्य पढ़ा है, तो मेरे को नहीं लगता कि आप में से 90% ये सोचेंगे कि 25 नहीं होगी। आप तुरंत आंसर 25 को टिक कर दोगे। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? आप एग्री है ना? यदि आपको अभी मैं ये क्वेश्चन कहूं और ये बताऊं ABCD करके बताऊं, तो आप में से 95% इसको 25 को टिक कर देंगे और खुश हो जाएंगे कि बिल्कुल अपना क्वेश्चन तो सही। ये तो अपना पक्का पेपर में। और देखते हैं, पर ये क्वेश्चन गलत है। एक आंसर इसका गलत है। आंसर जब कभी भी हमें स्पीड की बात करेगा, वो जब कभी भी किसकी बात करेगा? स्पीड। तो स्पीड हमेशा हार्मोनिक मीन से निकाली जाती है। किससे निकाली जाती है? कभी भी समांतर माध्य से स्पीड नहीं निकालोगे। निकालोगे तो गलत, निकाल तो दोगे पर क्या होगा? आंसर गलत आंसर होगा। हार्मोनिक मीन से निकालेंगे, और मीन आगे हम पढ़ेंगे। हार्मोनिक मीन निकालने का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू डालिए, जो वैल्यू आएगी वो आंसर होगा इसका। 24 पॉइंट समथिंग होगा। 2 इंटू 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 50 कितना हुआ? 24 होगा। क्या आ जाएगा? तो करेक्ट आंसर इज 24, ना कि 25। अब यही टिक रहा बस सही और गलत में। तो अपन को पहले ये देखना है कि क्या वैल्यू पूछी गई है। तो इट मींस समांतर माध्य कहां यूज करेंगे? अब मैं एक बार सारी सिचुएशन बता देता हूं। जब हमारा सारे ऑब्जर्वेशंस होंगे, सारे ऑब्जर्वेशंस को इक्वल वेट दिया जाएगा। जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको इक्वल वेट होगा, सभी को समान महत्व होगा। तो हम समांतर माध्य याद करेंगे, समांतर माध्य से निकालेंगे। जब हमें एवरेज रेट और रेशो निकालने होंगे, पहली साल में 10% वृद्धि हुई, दूसरी साल में 15% हुई, उससे अगली साल में फिर 5% हुई, तो तीनों साल में कितनी वृद्धि हुई? अब आपके अनुसार वापस से वही आ गया, 10 + 15 + 5 10% हुई। पर 10% निकालोगे वो गलत है। किससे निकालोगे इसकी वृद्धि? ज्योमेट्रिक मीन से निकालोगे। जब एवरेज रेट और रेशो की बात करेगा, उसमें एवरेज पूछेगा तो गुणोत्तर माध्य लगाना, ना कि समांतर माध्य। बात क्लियर? ऐसे ही जब हार्मोनिक मीन मैंने अभी बताया, जब एवरेज स्पीड या एवरेज टाइम की बात करेगा, माध्य का आगे अपन इन सबको डिटेल में लिखाएंगे जब अपन अंदर पढ़ेंगे। माध्य का मीडियन, मीडियन कब यूज करते हैं? मीडियन भी एक तरह से माध्य है। मैं कहता हूं एवरेज ऑनेस्टी निकालिए। क्या निकालिए? ऑनेस्टी। एवरेज ब्यूटी निकालिए। क्या ब्यूटी को मेजर कर सकते हैं अपन? बता सकते हो कि 10 किलो सुंदर है, 20 किलो सुंदर है, 50 किलो सुंदर है, ऐसे निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। ये इससे ज्यादा सुंदर है, ये इससे ज्यादा सुंदर है, ये इससे ज्यादा ऑनेस्ट है। यार ये तो वो तो डेड ऑनेस्ट है, कहते हैं ना आप। यार वो ऑनेस्ट है क्या? एवरेज है यार, ठीक ठीक है, ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, एवरेज आप बताते हो ना। तो जब कभी भी गुणों की बात करेगा, किसकी बात करेगा? गुण, गुण की बात करेगा। कभी भी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेगा, एट्रीब्यूट की बात करेगा। यदि गुणों में एवरेज निकालना हो, गुण गुण क्या कहलाते हैं? जिनको हम मैथमेटिकली मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं, पर उनको मैथमेटिकली यानी क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं कर सकते। यदि ऐसा डेटा है तो वो कहता है क्वालिटेटिव डेटा है। तो क्वालिटेटिव डेटा में यदि मुझे मीन निकालना है, एवरेज निकालना है, तो कौन से वाले मेथड से निकालेंगे? मीडियन से कैलकुलेट करेंगे। ओके। बहुलक, बहुलक हम यूज करेंगे। यदि कोई डेटा
एवरेज सेल निकालनी है, एवरेज साइज निकालना है, जो ऑब्जर्वेशन बार बार रिपीट हो रही है कहीं। जैसे मैंने कहा ना, ज्यादातर भारतीयों की ऊंचाई, तो ऊंचाई जब हम मेजर कर रहे हैं तो 5.3 ज्यादातर भारतीयों की आ रही है, तो हम कहेंगे जो बार बार कोई चीज रिपीट हो, तो इस तरह के जब हम डेटा निकालें, उनमें माध्य निकालें, तो कौन सा माध्य काम में लें? बहुलक काम में लें। तो मैं सोचता हूं थोड़ी थोड़ी ब्रीफ तो समझ में आई होगी। यदि समान वेटेज दिया जाए तो कौन सा माध्य? समांतर माध्य। एवरेज रेट और रेशो निकाले जाए तो गुणोत्तर माध्य। एवरेज स्पीड और टाइम निकाला जाए तो हरात्मक माध्य। गुणों में यदि माध्य निकालना है तो माध्य का, और यदि बार बार रिपीट हो रही है, साइज, एवरेज साइज निकाला जाए या एवरेज सेल निकाली जाए तो बहुलक। ये वाली बात हुई। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। क्लियर? हेडिंग डालिए समांतर माध्य। समांतर माध्य इंपोर्टेंट है। ये मान लीजिए एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो आपको इससे मिलेगा, इस वाले टॉपिक से। मैंने कल भी कहा था आपसे कि जो मेजर ऑफ ये एनालिसिस है, इस एनालिसिस में से आपको 3 to 4 क्वेश्चन मिलेंगे बिल्कुल। और ये समांतर माध्य का एक क्वेश्चन किसी भी वे में मिले, वो मिलेगा आपको, चाहे न्यूमेरिकल वे में मिले या थ्योरेटिकल वे में मिले। ठीक है? तो हेडिंग डालिए समांतर माध्य। अर्थमेटिक मीन। आपने ज्यादातर लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, सभी ने पढ़ा हुआ है। यदि मैं आपसे बात करूं, इंडिविजुअल सीरीज में आपसे समांतर माध्य निकालूं, व्यक्तिगत श्रेणी में इंडिविजुअल सीरीज में जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनको ऐड करें और उनकी संख्या, ऐसे लिखते हैं समेशन x अपॉन n, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन पदों की का जोड़, पदों की संख्या, संख्याओं का जोड़ और पदों का योग और पदों की संख्या। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैं सोचता हूं ये सभी ने पढ़ा हुआ होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी ने नहीं पढ़ा हुआ हो। ठीक है? अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है? आपने अभी तक डिस्क्रीट सीरीज के पढ़े, कंटिन्यूअस सीरीज के पढ़े होंगे। यदि मैं इसमें खंडित और सतत श्रेणी का भी लिख देता हूं, यहीं लिख देता हूं, फिर बात करते हैं। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। जो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज होंगी उनमें फ्रीक्वेंसी होगी। अपनी बात हुई है, उनमें क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगी। तो उनमें है समेशन एफ एक्स अपॉन एन। यहां पर जो एन है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी का जोड़ है। यहां पर जो एन है वो फ्रीक्वेंसी का सम है। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन होगा वो ऑलवेज फ्रीक्वेंसी का सम होगा। अब आपने कई सारे और फॉर्मूले पढ़े होंगे, एज्यूम्ड मीन से, और कई सारे फॉर्मूले पढ़े। हमें उसकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? आपको क्वेश्चन देगा और क्वेश्चन देने के बाद उसे आंसर चाहिए, और ऐसे फॉर्मूला नहीं पूछेगा कि पेपर में ये बताइए एज्यूम्ड मीन से समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला कौन सा है। कोई लेना देना नहीं है उसको। आप चाहे खुद कैलकुलेट करें, पड़ोसी से देख के कर लें, आंसर दे दें, अपने भगवान की कृपा से अक्कड़ बक्कड़ लगा के करें, उसे आंसर चाहिए। उसे क्या चाहिए? आंसर। अब आंसर में भी आपको हर क्वेश्चन के लिए कितने घंटे का पेपर है? 2 घंटे का पेपर। कितने क्वेश्चन होंगे? 100। ऑन एन एवरेज कितना टाइम हुआ आपके पास? 1 मिनट के करीब। 1 मिनट 5 सेकंड, 1 मिनट 10 सेकंड। सही कह रहा हूं ना भाई? 120 मिनट हैं और टोटल क्वेश्चन कितने? 100। तो 1 सवा मिनट मिलेगी। तो आपके लिए वो एज्यूम्ड मीन और ये इतना बड़ा क्वेश्चन आपको नहीं होगा पेपर में। पेपर में सिंपल
विद इन 1 मिनट आपकी कैलकुलेशन हो, ऐसा क्वेश्चन होगा। तो आप प्रैक्टिस करें अपने, आपने एम.कॉम बी.कॉम में बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व किए 2-2 पेज के, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन आएगा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएगा, छोटा क्वेश्चन आएगा, इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो आता है। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं लिखिए। जैसे मैं आपसे बात करूं 5 संख्याएं, 4, 12, 9, 6 और वापस से 9 का समांतर माध्य होगा। ऑप्शन ए 6, 7, 8 और 9। अर्थमेटिक मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, अर्थमेटिक मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस क्या आ जाएगा? 8। इतना भी इजी मिलेगा? इतना इजी क्वेश्चन मिलेगा क्या? उम्मीद करते हैं कि इतना इजी क्वेश्चन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। ये आंसर ये हो गया, आंसर हुआ 8। सम कितना हो जाएगा इसका टोटल? 40 और नंबर बाई 5 ऑब्जर्वेशन, तो 40/5, ये टोटल 40 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, दैट इज x बार 8। ये सभी ने कैलकुलेट कर लिया होगा, मैं सोचता हूं कर लिया। अब इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं। क्वेश्चन कहा कि लिखिए 5 संख्याओं का समांतर माध्य 15 है। पांच संख्याओं का समांतर माध्य 15 है। ये संख्याएं 8, 15, 25, 10 और x हैं, तो x का क्या मान होगा? ए 15, 16, 17, 18। क्या आ जाएगा? निकाल लेंगे इसको भी। अर्थमेटिक मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 15 इफ दीज ऑब्जर्वेशंस आर, लिख लिया बोलो, if these observations are 5, 15, 25, 10 and x, then what is the value of x? सेकंड क्वेश्चन, ये आपके पास ये सारी ऑब्जर्वेशन ऐड कर दिए, 25, 10 एंड x अपॉन 5, ये वैल्यू दी हुई है आपको 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 75 इज इक्वल टू, इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 58 प्लस x और x इज इक्वल टू 17। क्लियर? एक पॉसिबिलिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं है, थोड़ी सी। यदि क्वेश्चन आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते। ऐसा नहीं कि आपको बड़ी टेबल बना के देगा कि एक्स दे रखे, एफ दे रखा और उनका समांतर माध्य निकालो, ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल 100%। जानते तो आप सब हैं। यदि आपसे कहूं मैं इनको कैलकुलेट कीजिए, इसमें समांतर माध्य
1 3 5 7 और 4, इसका समांतर माध्य कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करिए इसका समांतर माध्य। किसी को ऑनलाइन में क्लियर हो रही है चीजें? किसी को कोई डाउट? वीरेंद्र कुछ कह रहे हैं? वीरेंद्र सिंह करिए, फटाफट करिए, आंसर बताइए। इसके मिड पॉइंट ले लेंगे आप एक्स के, 5 15 25 35 और 45। आपका हो गया? है? क्यों नहीं कर रहे? करना आपको ही पड़ेगा, मैं तो सिर्फ बताऊंगा, आप जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे वो ज्यादा बेटर होगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, एफ एक्स 5 45 125 कितना हुआ? कितना हुआ? इसको मल्टीप्लाई करें तो 245 और ये 180, टोटल कितना आएगा? 600। मान लें सही है। ये कितना आएगा? एक्स बार कितना आ जाएगा? 30। तो इसका मीनिंग ये है कि 30 वो ऑब्जर्वेशन है इस ग्रुप का, इस ग्रुप की 30 वो ऑब्जर्वेशन है जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है। आपको जब डेटा दे रखा होगा तो ये नहीं दे रखा होगा, वो कहेगा एक ग्रुप है उसका माध्य क्या है? 30 है, तो इसका मतलब पूरे ग्रुप को प्रेजेंट कर दिया। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं मिलेंगे, ये तो सिर्फ मैं आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए बता रहा हूँ, नॉलेज बढ़ी रहे, पता रहे। कोई समांतर माध्य पूछ ले इसका भी कि आपने समांतर माध्य पढ़ लिया? क्या पढ़ लिया सर, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। कि क्वेश्चन पूछें कि नहीं नहीं ये नहीं पढ़ा, हमारे पेपर में नहीं आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब समांतर माध्य पढ़ लिया तो सारी चीजें आनी चाहिए, ठीक है? तो ये क्लियर सबके? आगे बात करें। आगे जो बात कर रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जो इस टॉपिक में से आपको क्वेश्चंस देता ही है, आपको समांतर, इसकी है प्रॉपर्टीज लिखिए, समांतर माध्य के गुण, इसी में से क्वेश्चन मिलता है आपको। गुड, अर्थमेटिक मीन ऑफ, अर्थमेटिक मीन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन, प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन, प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, लास्ट में भी कंप्यूटर वाले पेपर में भी आई थी, और ज्यादातर पेपर जो भी, चाहे नेट का पेपर उठा लें या किसी अदर आरपीएससी और किसी का भी उठा लें, ये क्वेश्चन आपको रिपीटेडली मिलेगा हर पेपर में, ज्यादातर पेपर में मिलता है। क्या कहता है? ये कहता है, देखें, समांतर माध्य से, समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग हमेशा शून्य होता है। सम ऑफ डेविएशन, sum of deviation from their arithmetic mean, sum of deviation from their arithmetic mean is always 0। समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग हमेशा शून्य होता है। क्या मतलब है?
इंपोर्टेंट है, x माइनस एक्स बार का मान क्या होता है? 0। मीनिंग क्या है ये लाइन का? इस लाइन का मीनिंग क्लियर हुआ या नहीं हुआ? लाइन का मीनिंग क्लियर हो गया? क्या क्या मतलब है? ये तो मैंने भी लिखा है, यही तो मैंने लिखा है, ये तो मैंने लिखा ही है कि समांतर माध्य से निकालें तो 0 आएगा। इसका मीनिंग क्या है, क्या कह रहे हैं हम? इसका मीनिंग है, ऑनलाइन में बताएगा कोई? कपिल बताएंगे? हाँ बोलिए कपिल। हैं? वापस से बोलें, क्या करें? x माइनस, ये तो लिखा ही है, मैंने भी लिख दिया ये तो। देखिए इसका मीनिंग ये है, ये बात क्लियर, ये वाली बात क्लियर है। अब सुन लीजिए, मेरी सुन लीजिए, ये प्रॉपर्टी सबके क्लियर है, पर इसका जो मीनिंग है, मीनिंग ये है कि एक्स ऑब्जर्वेशन है, ये एक्स ऑब्जर्वेशन है। मान लीजिए 3, 5, 8, 4 या 6 और 4, 16 और 6, कितना हुआ टोटल? 25 हुआ। इसका समांतर माध्य निकाला हमने ऑब्जर्वेशन का। जो हमें ऑब्जर्वेशन दिए उनका क्या निकालें? समांतर माध्य। समांतर माध्य कितना हो जाएगा? जिस ऑब्जर्वेशन है जिन उनका यदि हम समांतर माध्य निकालें और उस समांतर माध्य को हर ऑब्जर्वेशन से घटाएं, उस समांतर माध्य को हर ऑब्जर्वेशन से क्या करें? घटाएं। विचलन, विचलन, विचलन का घटाने का मतलब विचलन किया। इसका मीनिंग क्या आ गया? ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? ये क्या आया? कितना हो गया? 0। तो जिस ऑब्जर्वेशन जिनसे समांतर माध्य निकाला है, यदि उसी में से हर मीन को माइनस करोगे तो उसका जोड़ हमेशा ही 0 होगा। इस लाइन का मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है। अब ये क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के पेपर में आया है 2018 में। क्वेश्चन लिखिए कैसे आया है। देखो, एक श्रृंखला के सभी समअंकों के, एक श्रृंखला के, क्वेश्चन आया है, एक श्रृंखला के सभी समअंकों के गैप से विचलनों का बीजीय योग 0 होता है। इंग्लिश में लिखें, algebraic sum of deviation, algebraic sum of the deviation of all the individual scores, the algebraic sum of deviation of all the individual scores in a series amount to 0 if the deviation are from, if the deviation are from, पहला ऑप्शन am, दूसरा ऑप्शन
एचडी, तीसरा ऑप्शन मोड बहुलक, चौथा ऑप्शन मीडियन। क्या आ जाएगा? अर्थमेटिक मीन। एक क्वेश्चन और आया है, दूसरा क्वेश्चन भी आया है समांतर माध्य से। ये सबके क्लियर? अगला क्वेश्चन लिखिए। 40 संख्याओं का औसत शून्य है। 40 संख्याओं का औसत शून्य है। इनमें धनात्मक संख्याओं की, इसमें धनात्मक संख्याओं की अधिकतम संख्या हो सकती है। 40 संख्याओं का औसत शून्य है, इसमें धनात्मक संख्याओं की अधिकतम संख्या हो सकती है। इंग्लिश में लिखें, द एवरेज ऑफ 40 नंबर्स इज 0। द एवरेज ऑफ 40 नंबर्स इज 0। आउट ऑफ दीज मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर में बी। एवरेज ऑफ 40 numbers is 0. Out of these, maximum number of positive number, maximum number of positive number may be। ऑप्शन है 1, 0, 39, डी 20। वो ये कह रहा है टोटल 40 संख्याएं, जो टोटल 40 संख्याएं 40 नंबर्स हैं। अब इनमें से इन 40 संख्याओं का जो मीन है वो 0 है। यदि मीन 0 है, इसका क्या मीनिंग है? ये 40 संख्याएं टोटल, इनका मीन 0 है, ये वाली बात कह रहा है। अब इनमें से अधिकतम कितनी संख्या ऐसी होनी चाहिए मैक्सिमम जो पॉजिटिव हो, और कितनी संख्या ऐसी होनी चाहिए जो नेगेटिव हो, जो 0 आ जाए। अर्थमेटिक मीन को ही बता रहा है, फर्स्ट प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। दिस इज नॉट फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज रिप्रेजेंट द मीन। तो देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि मीन, मान लीजिए ये 39 संख्याओं का जोड़ तो 400 था, और एक संख्या माइनस की आ जाए 400, तो 0 हो जाएगा कि नहीं? तो अधिकतम कितने पॉजिटिव चाहिए मुझे? 39 पॉजिटिव होनी चाहिए, और एक ही नेगेटिव हो तो 0 हो सकता है। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन का आंसर, मीनिंग समझ में आया? वो कह रहा है कितनी धन संख्या होनी चाहिए अधिकतम। समझ में आई या नहीं? इसमें कितनी मैक्सिमम धन पॉजिटिव संख्या हो सकती हैं अधिकतम, जब 0 मिले उसे। एक ही संख्या नेगेटिव हो और सारी पॉजिटिव हो, तो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो 39 पॉजिटिव हो तो एक ही नेगेटिव होगी तो ही 0 हो जाएगा, वो ये कह रहा है। बात क्लियर? अब हम बात करते हैं आपसे, ये सबके प्रॉपर्टी क्लियर, प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मिनिमम भी एक हो सकती है। दूसरी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। ये प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी भी है, समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग। लिखें, समांतर माध्य से, सेकंड प्रॉपर्टी लिखें, समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग का मान हमेशा न्यूनतम होता है।
समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों के योग का मान हमेशा न्यूनतम होता है। न्यूनतम को अंडरलाइन कर दीजिए। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज मिनिमम। ये कह रहा है जब समांतर माध्य से विचलनों, जो समांतर माध्य है, तो इसकी वैल्यू न्यूनतम होगी, मिनिमम होगी। इसका क्या मीनिंग है? इस लाइन का मीनिंग है कि जो अभी अपन ने स्क्वायर निकाला, इसका समांतर माध्य कितना आया था? 5 से डेविएशन निकाला तो क्या आया? 0। 5 से डेविएशन निकाला था, सम किया था तो क्या आया? 0। यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं, क्या आएगा स्क्वायर? 4, 0, 9, 1 और 4, इनको जोड़ोगे तो क्या आ गया? 18। अब इस 5 के अलावा कोई भी संख्या मान लीजिए, 5 के अलावा कोई भी संख्या मानिए, बोलिए क्या लूं? 3। इससे डेविएशन निकालिए, इसका स्क्वायर भी करना है। 3 माइनस 3 क्या लिख दूं? 0। 5 माइनस 3 क्या लिखें? 4। 8 माइनस 3 5, 25। 6 माइनस 3 9 और 3 माइनस 3 0। ऐड कर लें, कोई भी वैल्यू ले लें, समांतर माध्य के अलावा कोई भी वैल्यू ले लें, इस वैल्यू से हमेशा बड़ी आएगी। जो समांतर माध्य से जो वैल्यू ली है वो हमेशा इन सब की कंपैरिजन में वैल्यू कैसी होगी? न्यूनतम होगी। ये कह रहा है इस प्रॉपर्टी में। ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? एक क्वेश्चन तो ये पूछ लिया जाता है, समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग होता है। ए ऑप्शन अधिकतम, न्यूनतम, बराबर, कुछ कह नहीं सकते। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज। पहला ऑप्शन मिनिमम, दूसरा ऑप्शन मैक्सिमम, तीसरा ऑप्शन इक्वल, और डी वी कैन नॉट से समथिंग। क्या ऑप्शन आ जाएगा? बी। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछता है, यदि समेशन x माइनस ए स्क्वायर न्यूनतम, तो a क्या है? a क्या है? इफ समेशन x माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू मिनिमम, देन a इज ऑप्शन ए एम समांतर माध्य, मीडियन माध्य का, सी मोड बहुलक, डी ज्योमेट्रिक मीन। क्या आ जाएगा? अर्थमेटिक मीन।
इस क्वेश्चन को इस वे में भी पूछ लेता है आपके पेपर्स में। इस तरह से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, मिनिमम मैक्सिमम के साथ पूछ लेता है। और ये मिनिमम कब होगा? समांतर माध्य से ही मिनिमम होगा, मीडियन और मोड से मिनिमम नहीं होगा। बात क्लियर? तो ये अपन ने आज दो चीजें पढ़ी आपकी। अर्थमेटिक मीन पढ़ा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से स्टार्ट किया। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मीन क्या है? एक ग्रुप की जो सिंगल वैल्यू जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे वो क्या कहलाती है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज के नाम से जानते हैं उसको आप। उसको निकालने के कितने मेथड बताए? 5। कौन कौन से? समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, मीडियन और मोड। एक पॉइंट और लिखिए, जहां आपने एक चीज लिखी है, 5 मेथड लिखे, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, मीडियन और मोड। ये जो 5 बिंदु लिखे हैं, ये जो तीनों माध्य हैं, फर्स्ट 3 माध्य हैं, ये मैथमेटिकल एवरेज कहलाते हैं। गणितीय माध्य, मैथमेटिकल एवरेज है ये आपके कहलाते हैं पोजिशनल एवरेज, स्थिति माध्य। ये पोजीशन पे डिपेंड करते हैं दोनों, जबकि ये मैथमेटिकल फॉर्मूलेज पे बेस्ड होते हैं तीनों। अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक तीनों फॉर्मूलों पे बेस्ड हैं, और ये किस पे बेस्ड हैं? दोनों पोजीशन पे बेस्ड हैं। जैसे जैसे अरेंज करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बाद अनुसार जो पोजीशन होती है उसके अनुसार हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये दोनों चीज ये भी लिख लीजिए। इसको निकालने के 5 मेथड बताए। सभी मेथड हैं वो क्या कैलकुलेट करते हैं? एवरेज कैलकुलेट करते हैं। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग एवरेज लगाया जाता है। ठीक है।